कर दिया। देखो सॉल्वेंसी रेशियो के दौरान हमने जब इस चीज को देखा तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियोज है वो है 5 तरह के। कितने रेशियोज है यहाँ पे? 5 तरह के। हमने सारे रेशियोज अभी तक किसके हिसाब से बनाए? नाम के हिसाब से बनाए। तो आगे भी किसके हिसाब से बनाएंगे? नाम के हिसाब से बनाएंगे। डन। चलिए सबसे पहला रेशियो डेट टू इक्विटी, इक्विटी रेशियो। ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर डेट नहीं पता है इक्विटी नहीं पता। वो बैलेंस शीट में बताया कि डेट किसको बोलते हैं इक्विटी किसको बोलते हैं। याद आया कुछ? शेयरहोल्डर फंड्स इक्विटी को डेट बोलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज को। याद आया? डन। तो देखो नाम क्या लिखा है? नाम को देखो ध्यान से, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो यहां पे शुरुआत हुई डेट अपॉन में इक्विटी। जो चीज पहले लिखी है उसे ऊपर डालो, जो चीज दूसरे नंबर पे लिखी है उसे नीचे डालो। ये रेशियोज जो निकलते हैं ये टाइम्स में निकलते। किस में निकलते? टाइम्स में, या ये फिर प्रोपोर्शनेट फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है। किस में निकलते हैं? टाइम्स में निकलते हैं या प्रोपोर्शनेट फॉर्म में। हम इसको प्रोपोर्शनेट फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। नाम क्या था? डेट टू इक्विटी रेशियो। तो पहले क्या लिखा है? डेट्स। तो भैया डेट ऊपर आ गए, दूसरे नंबर पे क्या लिखी? इक्विटी। तो इक्विटी नीचे आ गई। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसी के साथ सेकेंड रेशियो आता है हमारा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। अब देखो नाम क्या लिखा है? टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। तो सबसे पहले क्या लिखा है? टोटल असेट्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा? टोटल असेट्स अपॉन में इधर क्या लिखा है? डेट। तो नीचे क्या आ जाएगा? जो नाम है जिस इस सॉल्वेंसी रेशियो में क्या होता है? जो चीज पहले आ रही है वो ऊपर लिखाती है, जो चीज बाद में आ रही है वो नीचे लिखाती है। फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है। फिर आया आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। अब सुनो, प्रोप्राइटरी रेशियो माने प्रोप्राइटर किसको बोला आपने? प्रोप्राइटर किसको बोला? ओनर को। और ओनर को रिप्रेजेंट करने वाली चीज क्या होगी? इक्विटी अपॉन में। अब भैया इसको कंपेयर ये करना है कि भैया मेरे पैसे के साथ साथ आपने और कितने लोगों से पैसा लिया है, ताकि आप मेरे को ये तो पता चले कि बिजनेस कर कितना है और चुकाना कितना है। तो इसीलिए नीचे लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला इसके लिए? इक्विटी शेयर अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये मत बोलना कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है। बोलेगा? नहीं बोलेगा? बोलेगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। गुड। क्या क्या? फोर्थ रेशियो। सर ये वो तो बता दो। कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट याद कर। इक्विटीज प्लस, याद आया? इक्विटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, फिर आया आपका टोटल असेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये रेशियो थोड़ा सा बुक में मतलब नोट्स पे से मिसिंग है। ठीक है, लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? टोटल असेट्स। क्या लिखा हुआ है? टोटल असेट्स। तो
तो ऊपर क्या लिख दूंगा, टोटल असेट्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि दूसरा नाम क्या लिखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नीचे क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझा कि नहीं समझ में आया, बोलो। और लास्ट इसमें है, फिफ्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या हुआ, पहले मीनिंग समझो नाम से। ये क्या बोलता है कि आप कितना इंटरेस्ट कितनी बार प्रॉफिट में से पे कर सकते हो, हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर एबल टू पे फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी आर एबल टू पे फ्रॉम आवर प्रॉफिट्स। तो अब सुनो, प्रॉफिट भी कैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, देखो सबसे पहले यहां पे लिखा इंटरेस्ट अपॉन में, यहां पे सबसे पहले लिखा मैंने कौन सा प्रॉफिट, तो अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। बात समझ में? अच्छा, इंटरेस्ट किस पे, तो डेट्स पे, तो इंटरेस्ट ऑन डेट्स। सुन, क्या हुआ कि मैंने प्रॉफिट को पहले चेक करा, तो प्रॉफिट को पहले चेक कहां पे करूं भैया, टैक्स देने के पहले और इंटरेस्ट देने के पहले, कि मैं कितने टाइम्स तक उस इंटरेस्ट को पेमेंट कर सकता हूं। इससे क्या होता है, हमारी डेट लेने की कैपेसिटी पता चलती है। क्या पता चलती है, डेट्स को लेने की कैपेसिटी पता चलती है। देख वो याद कर अपना आखिरी में नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आखिरी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता था, उसके पहले टैक्स माइनस कर रहे थे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता था, और उस प्रॉफिट में अगर मैंने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वहां से उठ के ये आया, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेट्स, ये आपको पता होगा, ये हमको बैलेंस शीट से पता चलेगा, डेट्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, परसेंटेज लिखा होता है ना, 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, तो वहां से इंटरेस्ट पता लग जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? ये है सॉल्वेंसी रेशियो के 5 रेशियोज, नाम से चलते और कुछ भी नहीं, जो चीज पहले लिख दे उसको ऊपर डाल दो, और जो चीज बाद में लिखे उसे नीचे डाल दो। अच्छा एक बात बता, अगर मैंने इधर टोटल असेट्स को हटा के, है ना, इधर कर दिया मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड, और इधर कर दिया डेट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में डेट्स। बस ये है और कुछ भी नहीं, जो चीज पहले आ रही है वही नाम को रिप्रेजेंट करेगी, तो ऊपर वो चीज आ जाएगी और नीचे ये आ जाएगी। समझ में आया? डन, लिख लो इसको। टर्नओवर रेशियोज, अगले रेशियो का नाम है टर्नओवर रेशियो। इसे हम दूसरी भाषा में एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दूसरी भाषा में? एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं। अब समझो यहाँ पे ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 5 रेशियोज, कितने रेशियोज? 5 रेशियोज। सबसे पहला आया इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। दूसरा आया आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो,
और तीसरा आया हमारा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। अब समझो बहुत सिंपल सी बात है, 5 है, पहले ये समझाऊंगा फिर आगे समझो। अगर मैंने इन्वेंट्रीज खरीदी होगी तो किस पे खरीदी होगी? कॉस्ट पे खरीदी होगी कि सेल्स वैल्यू पे खरीदी होगी? कॉस्ट पे ही होगी। रिकॉर्ड किस पे हुई होगी? खरीदी हुई वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी इन्वेंट्रीज की, जो बेचने वाली वैल्यू है उस पे रिकॉर्ड होगी। खरीदने वाली वैल्यू उस पे होगी जो हमने परचेज करी। तो इसीलिए सबसे पहले जब इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशो आया तो ऊपर लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लिखा सबसे पहले ऊपर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। लिखा क्या है? इन्वेंट्रीज खरीदी किसकी होगी? कॉस्ट पे। इन्वेंट्रीज खरीदी किसकी होगी? कॉस्ट पे। इन्वेंट्रीज खरीदी किसकी होगी? कॉस्ट पे। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहां पे लिखेंगे एवरेज इन्वेंट्री। क्या लिखा है यहाँ पे? एवरेज इन्वेंट्रीज। ठीक, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब देखो यहां पे लिखा है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स बने किसके कारण होंगे? सेल्स के कारण। किसके कारण बने होंगे ट्रेड रिसीवेबल्स? हमने जब सामने वाले व्यक्ति को कुछ बेचे होंगे तभी तो उससे पैसा लेना बनता होगा। ठीक है, तो सेल्स। और कौन सी सेल्स? क्रेडिट सेल्स, उधार पे बेचे माल। जो सेल्स हमने उधार पे करी तभी तो मैं पैसा ले पाऊंगा। सपोज करो मैंने आपको गुड्स बेचे उधारी पे। क्या किस पे बेचे? उधारी पे। तो अगर तुम मेरे को ऐसा बिजनेस देख रहे हो तो तुम मेरे लिए क्या बन गए? रिसीवेबल्स बन गए। और जो मैंने सेल्स करी उसको क्या बोलेंगे हम? क्रेडिट सेल्स। कि नहीं बोलेंगे? उधारी पे बेचा माल नहीं बोलेंगे? एक बार रिपीट करो। मैंने तुम्हें माल बेचा, सामान बेचे, गुड्स बेचे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब मैंने तुम्हें गुड्स बेचे तो तुम मेरे लिए कौन बन गए? रिसीवेबल्स बन गए। हाँ, बन गए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए रिसीवेबल्स बन गए। अच्छा, तो तुम मेरे लिए रिसीवेबल्स बने कब? जब आपने माल बेचा। गुड्स बेचे। और गुड्स किस पे बेचे? क्रेडिट पे। तो उसे क्या बोला? क्रेडिट सेल्स। क्या बोला उसे? क्रेडिट सेल्स। समझ में आया कि नहीं आया? डन। अब सुनो, यहां पे हुआ क्रेडिट सेल्स। अब देखो यहां पे जो ट्रेड पेबल्स है ये किसके कारण बने? अगर ये क्रेडिट सेल्स के कारण है तो ये क्रेडिट परचेजेस के कारण है। तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज। सुनो कैसे? तुमने सामान मुझसे खरीदा, तो तुमने क्या करा? खरीदा कि बेचा? परचेज करा। और किस पे करा? तुमने पैसे दे दिए क्या? अभी नहीं दिए। तो तुमने किस पे खरीदा? क्रेडिट पे खरीदा। तो क्या हो गई ये? क्रेडिट परचेज। तुम्हारे लिए क्या हो गई? क्रेडिट परचेज। और मैं तुम्हारे लिए क्या बन गया? ट्रेड पेबल्स। मैं तुम्हारे लिए क्या बन गया? तुम्हें मुझे पैसा देना है ना, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? पेबल्स हूं। नाउ आई एम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे होगी? भैया तुम्हें मुझे पे करना कि नहीं करना? फिर डन। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखो रेशोस। जब भी टर्नओवर रेशो देखो तो जो नाम लिखा है उसके अपॉन में, ठीक है, एवरेज लगाओ
और उसको लिख दो। ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स, और यहां पे क्या लिख दूं अपॉन में? एवरेज क्या लिख दूं? बोल। ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। डन। अच्छा अब देखो ये किसके कारण है? क्रेडिट सेल्स के कारण। तो ऊपर क्या जाएगा? क्रेडिट सेल्स, और नीचे क्या जाएगा? क्रेडिट परचेज। समझ में आया? यहां तक कोई समस्या? ध्यान से देखो, कुछ भी छोटा सा डाउट हो तो पूछो। अब देखो सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है वर्किंग कैपिटल का? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बनता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। डन। तो इस पे बेस क्या है? करंट एसेट्स का बेस है, और करंट एसेट्स में क्या आती है? सब देखो समझने का लॉजिक। इन्वेंटरीज आती है, ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं, मतलब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश आता है। अच्छा आप बताओ ये सारी चीजें आपके पास आती कब है? बिजनेस में ये सब चीजें आती कब है? जब सेल्स होती है या जब परचेज होती है? सेल्स होती है। जब गुड बेचे तो पैसा आया। समझना। तो बेस क्या है? सेल्स है। तो सेल्स को हम रेशियोज के लिए बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोला इसको मैंने? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अपॉन में वर्किंग कैपिटल या एवरेज वर्किंग कैपिटल। एक साल का दिया है तो सिंपल में लगा दो, 2 साल का दिया है तो एवरेज में लगा दो। ठीक है। अब बताओ टोटल एसेट्स, फिर से वही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे फिर से क्या बन गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में टोटल एसेट्स। ऊपर वाला तो नहीं बस ये कैसे होगा? देखो सुनो, जब भी एसेट आ जाए, हाँ अच्छा ऊपर वर्किंग कैपिटल, जब भी क्या आ जाए? एसेट, एसेट्स आ जाए। अब देखो यहाँ पे भी एसेट्स आ रही है फॉर्मूले में, तो ऊपर लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एसेट्स आ जाए तो क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और नीचे फॉर्मूले में, मतलब फॉर्मूला में आएगा क्या? तो जो नाम है फॉर्मूले का, तो वर्किंग कैपिटल नाम है, तो अपॉन में वर्किंग कैपिटल, और नीचे नाम में अगर टोटल एसेट्स है तो अपॉन में टोटल एसेट्स। समझ में आई बात? क्लियर? लॉजिक समझ में आया? बोलो पक्का? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहला हमारा आया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा आया नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। अब देखो ये जो रेशियोज है ये परसेंटेज फॉर्म में निकलते हैं। किस फॉर्म में निकलते हैं? परसेंटेज फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है। अब देखो नाम क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ऊपर क्या लिख दो? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में, अब परसेंटेज है तो इनटू 100, परसेंटेज में है तो इनटू 100। अच्छा परसेंटेज भी है। ठीक है। अब फिर से यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट इनटू 100 इनटू 100, और ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 इनटू 100 अपॉन में। अब देखो प्रॉफिट को जनरली स्टडी किया जाता है ऑन सेल्स वैल्यू, तो इसीलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
क्या होता पाँच है? ही है। 5 है। ठीक है, ऊपर लिखो। हमने कितने पढ़े? अभी 3 पर। 3 पढ़े। हाँ ठीक है, ठीक है। समझ में आया आया कि नहीं आया? आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं भैया, ये बताने की जरूरत है कि 11th में पढ़ा होगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकले। नेट प्रॉफिट कौन सा, जो सब खर्चे काटने के बाद निकले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माने ऐसे प्रॉफिट जो ऑपरेशन से निकले। तो अब ये कैसे निकलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये गिवन होगी, ठीक है, ये क्या होगी? Given. गिवन होगी। तो ये कैसे निकला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। गिवन क्या होगा सर? ये ऑपरेटिंग। ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। इन तीनों में से कोई एक चीज छोड़ के बाकी की 2 गिवन हो। ठीक है, डन। अब देखो यहां से मेरे को एक और नई चीज मिली, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो चौथा रेशो बना मेरा वो इसी के नाम पे बना। ठीक है, चौथा रेशो जो बनेगा वो इसी के नाम पे बनेगा। देखो ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो एक ही चीज है। देखो हाँ सर, ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट इनटू में 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू में 100 अपॉन इनटू में 100। हाँ डन, गुड। और अपॉन में रेवेन्यू फॉर फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम। ठीक है, रेवेन्यू और फिफ्थ आपका आया अगेन इंपॉर्टेंट, ये जो है बीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट सॉरी बिजनेस स्टडीज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं आरओआई, माने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप समझो, आपने कितना पैसा कमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा लगा के कितना रिटर्न हासिल करा परसेंटेज फॉर्म में। अब देखो रिटर्न मतलब हो गया ईबीआईटी, ये कहीं इसके पहले सुना है? कहाँ? इंटरेस्ट कवरेज रेशो में इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकलेगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट आप किसको बोलते हो? तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट बोलते हो जो पैसा आपने ओनर से लेके लगाया और जो आपने लॉन्ग टर्म पे लिया, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला इसको मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये पूरा पैसा मेरा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। समझ में आया कि नहीं आया? आया। पक्का आया?